Cognitivist. बस तो कुछ कम ही बच्चे आए मैम हैं। आप क्या आज कौन सा पढ़ाएंगे पेज नंबर? पेज नंबर बेटा हिंदी मीडियम में है आपका 243 और इंग्लिश मीडियम में है 175। आज तो कम बच्चे आए हैं क्लास में, लिंक लेट डला है आज। हमारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई थी। कोग्निटिव थ्योरी या स्टिमुलस थ्योरी। मैम पेज नंबर कितना है हिंदी में? बेटा हिंदी में है पेज नंबर 243। करें स्टार्ट, आ जाएंगे बच्चे धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ट्वेंटी 24 हो गए हैं। मैम तब तक आप बोर्ड का काम कीजिए जब तक बच्चे आ जाएं। हाँ बस मैं स्टार्ट कर ही रही हूँ 1 मिनट में। नहीं बेटा मैम वो नहीं बोला, तब तक आप बोर्ड पे लिखिए जब तक बच्चे आते हैं। हाँ जी, हिंदी मीडियम वाले 243 निकाल लेना और इंग्लिश वाले 175। अब तक हमने रिस्पॉन्स वाली थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी मैम पेज नंबर एक बार फिर से बता दीजिए हिंदी मीडियम वाले को। 243। 243। स्टिमुलस थ्योरी और इसका हम दूसरा नाम है इसका कॉग्निटिव। COGNITIV cognitivist theory। cognitivist theory भी बोलते हैं इसको।
वे व्यवहारवादी सिद्धांत थे और ये हमारे संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं। ठीक है, इसमें हम एक तो करेंगे मैम क्या लिखे हैं? कॉग्निटिविस्ट। कोग्निटिविस्ट, आपकी बुक में दे रखा है बेटा सबसे आगे कोग्निटिविस्ट। कोग्निटिव लिखो और पीछे आईएसटी लिखा दो, COGNITIVIST, कोग्निटिविस्ट। इसमें है आपकी इनसाइड लर्निंग, इनसाइड लर्निंग थ्योरी, इनसाइड लर्निंग थ्योरी, लर्निंग थ्योरी। उसके बाद है आपकी टोलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी, टोलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी। और एक ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग। मेरी बुक में तो टोलमैन साइन थ्योरी है। क्या बेटा? 43 पेज पे और थ्योरी दे रखी है। हाँ, ये लिख रखा ना, डिस्क्राइब द इनसाइड थ्योरी एंड टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। तो ये जो कॉग्निटिव थ्योरी है, देखो ये दोनों इकट्ठी दे रखी है बेटा आपके में, पहले इन्होंने टोलमैन की दे रखी और पीछे बाद में जो आप 248 पेज पे आओ वहां पर इनसाइड थ्योरी दे रखी है। इनसाइड थ्योरी दी थी मैक्स वर्दीमन ने, कोफका, कोहलर, मैक्स वर्दीमन। ये है आपकी कोहलर की इनसाइड थ्योरी। देखो इसमें है आपकी कॉग्निटिविस्ट में इनसाइड लर्निंग थ्योरी, टोलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी और ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। जो आपकी ये है, ये मैक्स वर्दीमन ने दी थी इनसाइड लर्निंग थ्योरी। किसने दी थी भाई? मैक्स वर्दीमन ने। लेकिन इस थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया था? इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था भाई कोफका, कोहलर ने। ठीक है, कोफका तथा कोहलर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। कोहलर, कोफका एंड कोहलर ने इसको आगे बढ़ाया। मैम ये लास्ट का क्या लिखी है? बोर्नर्स क्या? ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। ओके। ठीक है, तो हम सबसे पहले चल रहे हैं इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। मैंने बेटा जो मेन सिलेबस में था ना उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, आपकी बुक में ये आगे पीछे क्वेश्चन मिलेंगे जरूर।
करें स्टार्ट। इनसाइड लर्निंग थ्योरी, इसको हम संज्ञानात्मक थ्योरी भी बोलते हैं। ये जिन्होंने दी उनको बोलते हैं हम गेस्टाल्टवादी, इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड भी बोलते हैं और थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी इसको बोल सकते हैं। इसके 3 अदर नाम और दिए हैं भाई, ठीक है, इसको याद कर दो। इनसाइटफुल थ्योरी को हम 3 और भी नामों से जानते हैं। एक तो बोलते हैं हम इसको गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्ट थ्योरी। दूसरा इसका नाम है आपका थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड एंड थर्ड क्या नाम है इसका, थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो हमारी इनसाइटफुल लर्निंग है इसको हम गेस्टाल्टवादी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड के नाम से भी इसको जानते हैं और थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ के सिद्धांत से भी इसको हम जानते हैं। सबसे पहले जो गेस्टाल्टवादी जो मैक्स वर्थिमर थे, इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे इनसाइटफुल थ्योरी यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ठीक है, मैक्स वर्थिमर ने दिया, लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया, कोफ्का एंड कोहलर। जो ये मैक्स वर्थिमर थे इसके 2 स्टूडेंट थे, ये कोफ्का और कोहलर, इन्होंने ये साइड स्टार्ट की थी इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी और इनको द एंड किसने किया, कोफ्का एंड कोहलर ने। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है आकृति की पूर्णता समग्रता के रूप में लिया जा सकता है। इसमें देखो भाई ये गेस्टाल्टवाद के बारे में आप सुन लेते देख लेना। जो कोहलर है इसने सूझ के सिद्धांत को प्रमाणित, इन्होंने क्या है अलग अलग पशुओं के ऊपर क्या है प्रयोग किया है, एक चिंपैंजी के ऊपर, बंदर, मुर्गी, कुत्ते, यानी कि ये मेन इनकी थ्योरीज में रहे हैं। बंदरों पर इन्होंने 1913 से 1917 के बीच कैनरी द्वीप में कोहलर ने सबसे अधिक प्रयोग किए। कोहलर ने सुल्तान नामक वन मानुष पर परीक्षण किया जो कि सर्वाधिक प्रचलित हुआ। कोहलर द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से 2 प्रकार, एक तो छड़ी संबंधी और एक बॉक्स संबंधी। देखो भाई इसने क्या है, जो हमारी इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी में ये दिखाना है, वो तो बिहेवियरिस्टिक वालों ने दूसरा बोला था स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला, इन्होंने बोला स्टिमुलस की यानी कि व्यक्ति अपनी सूझबूझ से भी काम करता है। तो इस थ्योरी में यही बताया गया है। इन्होंने क्या है एक्सपेरिमेंट किया एक चिंपैंजी के ऊपर, चिंपैंजी के सामने इन्होंने 2 टाइप का एक्सपेरिमेंट किया। सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो क्या है उसको सबसे पहले इन्होंने क्या था, एक चिंपैंजी लिया जिसका नाम था सुल्तान, उसको एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे की छत से केलों का गुच्छा लटका दिया जिसे उछल कर पकड़ न सके, यानी कि काफी ऊपर लटका दिया जिससे क्या है अगर हम उछले तो हमारा हाथ नहीं जाएगा वहां पर। तो कमरे में कुछ खाली बॉक्स रख दिए। सुल्तान ने जैसे ही केले देखे उसने उछल कर पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह उनको नहीं पकड़ पाया। ठीक है, फिर उसने फिर से कोशिश की, फिर भी असफल रहा। फिर वह बैठ गया, कुछ देर बैठा और तीनों बॉक्सों को फिर उसने देखा कि यहाँ पर कुछ बॉक्स पड़े हैं। तो उसने गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। उसमें जो बॉक्स पड़े थे उसने एक के ऊपर एक करके वो बॉक्स लगाया और चढ़ गया और छत से केलों को उतार लिया। यानी कि उसने यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी सूझबूझ का यूज किया। आपके यहाँ पर क्या दे रखा है, इसकी पिक्चर भी दे रखी है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है, जो सुल्तान ने उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया, ठीक है, और केले की टोकरी पिंजरे से कुछ दूरी पर रख दी और अंदर क्या है कुछ छड़ी रख दी, ठीक है, कुछ डंडे रख दिए। केलों की टोकरी लेने के प्रयास में असफल होने पर ऐसे ही क्या है वह बैठ गया।
उसने बार बार प्रयास किया हाथ से ऐसे निकाल के पकड़ने का, लेकिन नहीं कर पाया, बैठ गया। फिर उसने देखा कि कुछ डंडे, कुछ छड़ी रखी हुई है, तो फिर उसने छड़ी की सहायता से पहले एक छड़ी उठाई, वो नहीं हुई, लेकिन वो स्टिक ऐसी थी एक दूसरे के अंदर डालने वाली। उसने क्या है, एक छड़ी से देखा करके एक प्रयोग, तो वो नहीं खींच पाया केलों की टोकरी को। फिर दूसरा क्या किया, उसने दूसरी छड़ी डाली, ऐसे करके उसने 2-3 छड़ी को क्या किया, कंबाइन किया और फिर उन केलों को प्राप्त किया। ठीक है, इस प्रकार चिंपैंजी नामक बंदर ने अपनी यानी कि सुल्तान नामक बंदर ने अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया। देखो मैं एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ आपको। देखो कैसे, तो इसने क्या है, छड़ी का प्रयोग किया है। सबसे पहले देखो जो फर्स्ट वाला था, इसने 1 2 3 3 ये बॉक्स ले रखे हैं। ठीक है, मैम आपका जिसमें कैमरा ऑफ है मैम। मेरा कैमरा कैसे ऑफ है बेटा? आपका हो सकता है, मेरे में तो दिख रहा है फोटो। दिख रहा है मैम। हाँ तो ये आपका होगा बेटा कैमरा, मेरा तो चल रहा है, मेरे को फोटो नजर आ रहा है। देखो एक फोटो में तो ये ऐसे है, इनके ऊपर खड़ा हो गया। दूसरे फोटो में इसने डंडियों का प्रयोग किया है, और इसमें देखो ये स्टिक अंदर डालते हुए। ठीक है, यानी कि इसने इस तरीके से अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया। और पहले एक्सपेरिमेंट में तो उसने बॉक्स को लगाया, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने जो भी वहां पर स्टिक जो रखी थी उनका प्रयोग किया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, उसकी सूझबूझ की यहाँ पर क्या हुई, सीखने के प्रमाण की निम्न बातें हैं, इसने अपनी खुद की इनसाइट का प्रयोग यहाँ पे किया। ठीक है, अब है सूझबूझ वाला। मैम तो इसे फिर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो तो अपने दिमाग की तेज की वजह से भी किया है। हाँ जी, ठीक है, अपनी उसने इनसाइट से या अपनी सूझबूझ के द्वारा अपने क्या है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करी। अपने इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट द्वारा कोहलर ने क्या है, कंक्लूजन के तौर पर यह घोषणा की कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को हल करने के लिए चिंपैंजी ने क्या है, अगर हमने अलग अलग तरीके से उसको प्रॉब्लम दी, तो दोनों ही प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में उसने क्या है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझ के द्वारा उस प्रॉब्लम को सोल्व किया। ठीक है, चिंपैंजी, इसने बताया गया है कि चिंपैंजी ने इनसाइट द्वारा सीखने के प्रमाण में निम्न बातें भी कही। चिंपैंजी ने सिचुएशन को अपने समग्र रूप में, यानी कि चिंपैंजी ने जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने जो उसका परसेप्शन था, प्रत्यक्षीकरण था, जो परसेप्शन था उसका यूज किया, उसका जो नजरिया था अपने नजरिए को यूज किया। सिचुएशन में उपलब्ध जितनी भी सामग्री थी उस सामग्री के द्वारा उसने अपनी समस्या को, पेज नंबर 249 है बेटे। ठीक ओके है, मैम। जो सिचुएशन देख उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने क्या है, अपनी प्रॉब्लम को गंभीरता से लिया और अपनी इंटेलिजेंसी के आधार पर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व किया। और अंत में जितनी भी प्रॉब्लम थी उनसे संबंधित सभी पहलुओं को तुरंत ही समझकर उनके हल उनके मस्तिष्क में अचानक आ गए। तो ये थी हमारी, एक बार फिर से बता देती हूँ, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ये किसने दी है भाई, गेस्टाल्ट वाली थ्योरी इसका नाम है। दूसरा है इसको थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटिंग इसको बोलते हैं। तीसरा इसको थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमने अपनी समझ का, अपने इंटेलिजेंसी का यूज किया है यहाँ पर, तो थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसको बोलते हैं। सबसे पहले मैक्स वर्दीमन ने ये थ्योरी स्टार्ट की और इसको कंप्लीट करने में उनका सहयोग किसने दिया, कोफ्का और कोहलर नाम के उनके 2 स्टूडेंट ने उनका किया। और इसमें क्या है, एक ही चिंपैंजी के ऊपर 2 टाइप्स के क्या है एक्सपेरिमेंट किए गए। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या है, उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया और जो केले का गुच्छा था उसको छत के ऊपर छत से बांध दिया गया। ठीक है, जैसे हमारा पंखा लटका हुआ होता है ना। मैम जब ये क्वेश्चंस में आएगा कि जो, तो फिर कौन सा लिखेंगे, मैक्स वर्डीमर्स या फिर कोहलर इसको का? कोहलर लिख देना बेटा। ओके मैम।
क्योंकि इस पे ऑलमोस्ट ज्यादा काम किसने दिया, कोहलर ने दिया। 1917 में ये थ्योरी दी थी उन्होंने, ठीक है। 1913 से 1917 के बीच उसने एक्सपेरिमेंट करके 1917 में कंप्लीट इसको क्या कर दिया, बना दिया उसने थ्योरी को, ठीक है। अब है हमारा मैम सभी दोनों का नाम नहीं दे सकते हैं, क्या, दोनों का नाम नहीं दे सकते हैं। हाँ दे सकते हो बेटा। इसने हाँ, क्योंकि एक पूछा ना, इसने ये पूछा मैडम अगर याद ना रहे तो किसका नाम दे, तो आप कोहलर का दे देना। हाँ, क्योंकि कंप्लीट किया किसी और ने हाँ, और दिया स्टार्ट किसी किया और किसी ने। और ने, हाँ जी। हाँ, तो ठीक मैम जैसे ठीक। अगर मैम आपकी बुक में तीनों के नाम दिए गए हैं, मैम हाँ जी। अगर एमसीक्यू में आता है और ऑप्शन में जैसे कॉफका भी है, कोहलर भी है, वर्दिमन भी नहीं, है, ऑप्शन में ना, तो हम कोहलर, यही क्वेश्चन तो मेरा था, यही हाँ क्वेश्चन जी, था मेरा। ऑप्शन में अगर आता है आपको कोहलर लिखना है इसमें। और वैसे ऐसा ऑप्शन नहीं देगा कि वो आपको तीनों का नाम दे दे, क्योंकि इन तीनों की मिक्स थ्योरी है। या तो वो देगा कि गेस्टाल्टवादी बोल देगा इनको, ठीक है मैम। हाँ जी। फिर उसने क्या है, 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जैसे हमारा पंखा लटका होता है, ऐसे उसने केले के गुच्छे को लटका दिया और अंदर क्या है, कुछ बॉक्स रख दिए। उसने उछल उछल के कूद के कोशिश की, लेकिन वह नहीं उतार पाया। फिर क्या किया उसने, 1 बाय 1 उनको जोड़ा और उनके ऊपर चढ़ के कोयले का गुच्छा उतार दिया। फिर से एक्सपेरिमेंट किया कोफका ने, कोहलर ने इनके ऊपर। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने चिंपैंजी को एक पिंजरे में रख दी, पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर कुछ दूरी पर क्या रख दिया, पिंजरे के बाहर कुछ दूरी पर केले की टोकरी रख दी। फिर यहाँ पर उन्होंने उनके जो पिंजरा है, पिंजरे के अंदर कुछ स्टिक्स रख दी। पहले उसने हाथ से कोशिश की लेकिन वह नहीं पकड़ पाया। फिर उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करते हुए जो स्टिक रखी थी उनको एक दूसरे के अंदर लगाया और उनसे टोकरी को खींच लिया, और इस प्रकार उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया। तो यहाँ पर क्या है, किसका यूज किया गया, अपनी इनसाइट का, अपनी अंडरस्टैंडिंग का। उसने उसके सामने जो प्रॉब्लम थी, चिंपैंजी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये थी आपकी इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। अब इसकी और क्या क्या दे रखी है इस थ्योरी की, अब क्या है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी रेफर टू द सडन रियलाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम विदाउट रिपीटेड और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। इनसाइटफुल लर्निंग से तात्पर्य किसी भी समस्या का समाधान बार बार या निरंतर अभ्यासों के बिना अचानक से प्राप्त होना। अब इसमें मैम आपके, हाँ बेटे बोलो। इस थ्योरी को अगर एक बच्चे पे रखा जाए तो फिर एक बच्चे के रेफरेंस में कोई एक एग्जांपल देके बताइए। ये तो एनिमल पे है ना, तो ऐसी बच्चे पे कोई एग्जांपल देके बता दीजिए। तो अब बच्चे के सामने से प्रॉब्लम क्रिएट करके देखो कि बच्चा अपने, अब हम हैं, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है, बच्चे के सामने हमने कोई क्वेश्चन दे दिया या कुछ और चीज दे दी। आप भी देख लेना छोटे बच्चों, आप कितनी ऊपर चीज को रख दो, ठीक है। कोई मान लो आपने चॉकलेट की अपने ऊपर रखी, बच्चा पहले तो देखेगा मैं नहीं उतार सकता, लेकिन वह कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाएगा। कहीं चेयर रखी होगी, चेयर पे चढ़ के उतारने की कोशिश करेगा। आपने जनरली देखा भी होगा बहुत सारे बच्चों को ऐसा करते हुए। जहां तक उनका होता है तो वो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करते हैं। आप देख लो, आपको कोई चीज ऊपर रखी है, आपको वो चीज उतारनी है, तो आप भी तो अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करके उस चीज को ऊपर से उतारोगे। नहीं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो हम इस थ्योरी को बारे में पहले करके पहले एक बार ये चिंपैंजी वाला एग्जांपल देंगे, फिर हम एक बच्चे वाले साथ में एग्जांपल दे दें, तो इससे आंसर इलेबोरेट हो जाएगा ना। हाय हाय, इतना सोचते हो चेक करने वाले के बारे में, उसको सब पता है चेक करने वाले को। खाली चिंपैंजी का दे देना तो भी वो सेटिस्फाई है। 2 एक्सपेरिमेंट किए थे इसने। अच्छा, नहीं, वो आपने कहा ना आंसर्स बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम जितना एग्जांपल्स डालेंगे तो वो आंसर बढ़ जाएगा, ये है। अगर हाँ, ये शॉर्ट है तो बेटा हम बहुत पड़ चिंपैंजी जाएगा। मैम इनसाइड थ्योरी में तो ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे एग्जाम चल रहा है, कोई क्वेश्चन स्टार्टिंग में है वो हमें नहीं आता, बट हाँ हम जी। 1-2 क्वेश्चन बाद में करने करने लग जाते हैं, वो हमारे इनसाइड अंदर से वो फिर हम उसके रिलेट करके बना लेते हैं ना आंसर। अंडरस्टैंडिंग से कि कहीं पे आपने सुना होगा उसको, या फिर कुछ उसके बारे में
सोच सोच के आप लिख रहे हो? है ना मैम? हाँ जी। अब देखो भाई, इसमें क्या क्या है आपके स्टेप ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइट द्वारा सीखने के इसने क्या है 4 स्टेप बताए हैं इसने। सबसे पहले तो विद्यार्थी सिचुएशन को सर्वप्रथम समझता है। सबसे पहले एक स्टूडेंट को हमने कुछ भी टास्क दे दिया तो सबसे पहले सिचुएशन को समझता है। दूसरा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उस सिचुएशन को नए एक्सपीरियंस के रूप में लेता है। पहले जो एक सिचुएशन को समझा उसने, फिर उसको जितना एक्सपीरियंस था उस काम के बारे में, उसके साथ उसने एक नया और एक्सपीरियंस जोड़ा इस काम को करके। वह फिर इस नए एक्सपीरियंस का कार्य करता है और कार्य करने के बाद इवैल्यूएशन करता है। और यह प्रोसेस क्या कंटिन्यूअस चलती रहती है जब तक कि वह अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं करता, अर्थात अपनी समस्या का समाधान नहीं कर लेता है। ये आखिर सबसे पहले बच्चे के सामने हमें कोई प्रॉब्लम रख दी तो सबसे पहले वो उस सिचुएशन को समझता है कि किस टाइप का, कैसे मैं इसको सोल्व करूं। फिर जो उसके पास एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस के साथ उसने उस प्रॉब्लम को जोड़ा और एक और नया एक्सपीरियंस उसने प्राप्त किया। और इस एक्सपीरियंस के साथ काम करते हुए बाद उसने अपना काम कंप्लीट किया और उसका इवैल्यूएशन किया। और यह प्रोसेस क्या है तब तक चलती रही जब तक कि उसको फाइनली अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल गया। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टेप ऑफ इनसाइट लर्निंग थ्योरी के। अब आगे आपका एजुकेशन 174। इसमें क्या है बेटा 174 पेज पे आपका कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इसमें सबसे पहले जो आपकी दे रखी है ना, जो आपका कॉग्निटिव है उसके बारे में बता रखा है कि बिहेवियर, जैसे आपकी इससे पहले वाली जितनी भी थ्योरी थी वो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी थी, व्यवहारवादी सिद्धांत थे। उसमें आपका थॉर्नडाइक, आपका स्किनर, वॉटसन, ये वाले थे। ऐसे ही क्या है आपकी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी गई है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जिनको हम गेस्टाल्टवादी बोलते हैं, इसमें मैक्स वर्थिमर, कोफ्का, कोहलर, अच्छा के ब्रूनर, टोलमैन, ये सब आते हैं और इन्होंने फिर ये थ्योरी प्रपोजेट की है। ठीक है, इसमें कुछ फैक्टर्स को बुक किया है, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर, सिंप्लिसिटी। यानी कि इन्होंने क्या है एलिमेंट टू बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर नियरेस्ट, जो उसके आसपास के एलिमेंट को लिया है। आइटम सिमिलर टू सम रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप्ड टुगेदर, जो भी ग्रुप है कुछ सिमिलर से आइटम्स उसने लिए हैं। आइटम ग्रुप टुगेदर एंड टू द कंप्लीट सम एंटिटी, उसको क्या है कंप्लीट किया है। उसके बाद आइटम टेंड टू द ऑर्गेनाइज्ड इनटू, यानी कि सबसे पहले जो आपकी कॉग्निटिव है इसके बारे में ही इसने दिया है। बेटा ये मैं बीच में इसलिए बताने लगी, एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि 174 पेज को भी पढ़ो मैडम एक बार। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दे रिएक्ट इंटेलिजेंट बाय थॉर्नडाइक, इनका मिक्सचर दिया गया भाई। जो आपका 174 पेज आप बोल रहे हो ना, इसमें कंपैरिजन किया गया पिछली थ्योरी का, आपकी जो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी थी और जो आपकी कॉग्निटिविस्ट जो थ्योरी थी उसके बारे में बताया गया कि कैसे उसमें भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे, इसमें भी हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज देयर परसेप्चुअल फील्ड, अपना जो हमारा परसेप्शन से देखने का जो नजरिया उसको देख रहे हैं। यूजिंग इनसाइट टू रीच द सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए अपनी सूझबूझ का यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी बातें आपको थ्योरी करने से पहले का जो लिखना होता है वो बताया है इसने। आप एक नया एक्सपीरियंस लेते हो, अपनी इंटेलिजेंसी का प्रयोग करते हो, लर्निंग सिचुएशन होती है, इनिशियल एफर्ट लगाते हो, फिर आप रिपीटेशन करते हो एंड फिर जनरलाइजेशन करते हो। ठीक है, यानी कि ये आपके बता दिए इनसाइट थ्योरी के स्टेप। सबसे पहले तो क्या है आपके सामने एक सिचुएशन आ गई है, लर्निंग सिचुएशन। फिर आप क्या करते हो उस सिचुएशन को समझते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, एक और नई चीज का अपनी जिंदगी में, अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी सूझबूझ का, अपनी इनर एफर्ट का प्रयोग करते हो और उस काम को तब तक रिपीट करते रहते हो। बेटा देखो मैंने लर्निंग सिचुएशन पहले बता दिया, किसी बुक में वो पहले दे रखी है, आपकी बुक में एक्सपीरियंस पहले दे दिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम स्टेप लिख दीजिएगा, जरूरी है। क्या स्टेप लिख दीजिए जो बताएं अभी आप। अच्छा अच्छा, देखो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको सबसे पहले कोई भी चीज है, आपकी जो बुक है ना इसमें तो सबसे पहले हिंदी मीडियम में आपकी दे दी कि एक लर्निंग सिचुएशन होती है।
ठीक है। इंग्लिश वो नहीं मैम, मैं बोला बस लिख दीजिए, नहीं, मतलब जो आप बताए ना अभी स्पीडली वो लिख दीजिए। एक मिनट मेरी सुन ले, मैं लिख दूंगी इसको। सॉरी। एक बच्ची बोल रही है कि मैडम हमारे में तो एक्सपीरियंस पहले दे रखा है, लर्निंग सिचुएशन तीसरे नंबर पे दे रखा है, तो मैम आपको दोनों बुक में आगे पीछे कर रखे हैं पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है तब जाके हम काम करते हैं, जब तक हमारे सिर पे डंडा नहीं पड़ता ना हम काम नहीं करते, ये ह्यूमन का नेचर है। तो सबसे पहले आप लिखोगे लर्निंग सिचुएशन, सबसे पहले आप सिचुएशन लिखोगे। हमारे सामने जब तक कोई सिचुएशन नहीं आएगी हम कोई काम नहीं सीखते, और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैम हमारे प्याजे और वाइगोस्की जो है उनका तो कहना है कि अगर एक तो होता है कि आप एक्सपीरियंस से आप लर्निंग करते हो, एक है कि लर्निंग से एक्सपीरियंस करते हो, तो दोनों काम होता है ना मैम, क्योंकि प्याजे और वाइगोस्की तो कहते हैं, वाइगोस्की फॉलो करते हैं लर्निंग से थॉट की तरफ, मतलब एक्सपीरियंस की तरफ, और हमारे प्याजे जो वो बोलते हैं कि पहले हमें वो करना चाहिए जो अभी बस क्या भूल भी गए सॉरी। देखो बेटा, उसमें ये हो गया ना, प्याजे ने तो डेवलपमेंट के ऊपर काम किया था, हमारी वृद्धि और विकास के ऊपर काम किया था, तो उसने वहां पर पहले चीजों को एक्सपीरियंस किया। अब सीखते हैं हम, जब लर्निंग यहाँ पर हमारे पढ़ने की बातें चल रही थी, अब जीत प्याजे ने हमारी ग्रोथ के ऊपर, कैसे हम बड़े हो रहे हैं इसके नहीं ऊपर। वो नहीं मैम, मैं ये बोला कॉग्निटिव जो होता है, कॉग्निटिव के अंदर तो मैम हमारा बिहेवियर भी आ जाता है और हमारा थॉट प्रोसेस भी आता है, और साथ में हम जो देखते हैं आसपास में इन्वायरमेंट के अंदर वो भी इंक्लूड होता है। तो मैम उनका जो थ्योरी है वो तो है ही डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है मैम, डेवलपमेंट जो होता है वो एकदम लास्ट पोजीशन होता है। सबसे पहले तो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद हमारे अंदर बिहेवियर होता है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर हमारे अंदर मोरालिटी आती है, फिर डेवलपमेंट लास्ट आता है। 4 स्टेप में जाके ओवर मतलब आंसर आता है मैम। तो वो कह रहे थे, तो मैम आप स्टेप लिख दीजिए। देखो भाई, इसमें सबसे पहले दे रखी है आपकी लर्निंग सिचुएशन आई है आपके सामने, फिर आप उस चीज को एक्सपीरियंस करोगे, उसके बाद आप अपनी इंटेलिजेंस का एफर्ट लगा रहे हो, अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया आपने इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो एफर्ट लगाइए पहले आपने, एफर्ट्स लगाइए, उसके बाद अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है। एंड देन आपने उस चीज को रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन किया था, तब आप सीख लिए। देखो भाई, इस थ्योरी में क्या था, सबसे पहले जो चिंपैंजी था उसको कमरे में बंद कर दिया, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी और छत के पास केले लटका दिए। फिर उसने, उसके पास जो एक्सपीरियंस था, कौन सा एक्सपीरियंस था, उछल कूद के पकड़ने का, ठीक है, उसने वो एक्सपीरियंस किया, उछला कूदा, लेकिन उसको नहीं, उसने ये एक्सपीरियंस था उसके पास, उस एक्सपीरियंस को उसने करके देखा, एफर्ट लगाई अपनी, ठीक है, नहीं हो पाया, फिर उसने अपनी इंटेलिजेंसी का यूज किया कि भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मैं इनके ऊपर जोर देता हूँ, और तब तक रिपीट और जनरलाइजेशन करता रहा जब तक कि उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो गया। हो गया बेटे क्लियर जिसको प्रॉब्लम थी? यस मैम। ठीक है बेटा, कुछ चीजें ना जैसे हमारी थ्योरी है ना उसके अकॉर्डिंग किया करो,
और बुक्स में अब मेरे पास ना 3-3 बुकें ले रखी हैं, वो किसी में कुछ पॉइंट लिख रखा है, किसी में कुछ पॉइंट लिख रखा है। आगे है इसकी, ये तो थे इसके स्टेप। उसके बाद है एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। मैम इससे अच्छा साइंस और एसएसटी रहता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन, हर थ्योरी एक दूसरे को काटता है। भाई सबने अपने व्यूज लिखे हैं, सबके व्यूज एक जैसे थोड़ी ना होंगे। अब मैंने तो बनाई नहीं है book। लेकिन ये गलत किया, तीन कंपलसरी सब्जेक्ट में इसको डाल दिया। और बेटा ये कंपल्सरी सब्जेक्ट 30 नंबर का आपके हर एक टीचिंग एग्जाम में आएगा। हाँ मैम वही तो। और सबसे ज्यादा दिमाग घुमाता है हमारा साइकोलॉजी का सब्जेक्ट। उसमें ये साइकोलॉजी के नाम से आ जाएगा आपका 30 नंबर का आएगा इसमें से पेपर। सीटेट क्लियर करोगे तब भी दिमाग खाएगा, तब भी आएगा। लेकिन ये है कि अगर ये समझ में आ जाए ना तो ये बहुत इजी है, नहीं समझ में आए तो बड़ा डिफिकल्ट है। मैम तो फिर ये बुक बार बार पढ़ना पड़ेगा याद करने के लिए। हाँ जी, बार बार पढ़ना पड़ेगा, अपनी बुकों को संभाल के रखना। साइंस में तो एक डेफिनेशन दे दीजिए हो जाएगा, इसमें तो 5-5 6-6 डेफिनेशन देना पड़ता है। पेपर में किसी की डेफिनेशन दे देंगे और पूछ लेंगे ये किसने दी है। वही। सीटेट एस्टेट के एग्जाम में खासकर आता है ऐसे, एक क्वेश्चन दे दिया, ये डेफिनेशन भाई किसने दी है। मैं तो मेरा तो हमेशा गलत होता था क्वेश्चन, डेफिनेशन किसने दी है। क्योंकि मेरे को एक ही डेफिनेशन याद नहीं थी। ठीक है भाई, आगे देखो भाई, एजुकेशन में किस प्रकार। अब भाई इसमें तो ये मेरे ख्याल में इम्प्लीकेशन थ्योरी इन साइकोल लर्निंग थोड़ा सा ही दे रखा है, एक हिंदी मीडियम में पढ़ा दे रखा है इसके पॉइंट बना के। मैम ये लास्ट वाला क्या लिख रखी है? लास्ट क्या वाला नीचे क्या का ये जो लास्ट लिख रखी है इंटेलिजेंसी के बाद। इंटेलिजेंस के बाद रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन। ओके ओके मैम। मैम पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर बेटा वैसे तो हिंदी में 250 पेज पे पढ़ रही हूँ और इंग्लिश में 175 पेज पे आ गई। किसी में कोई पॉइंट अच्छा दे रखा है, किसी में कोई पॉइंट। अब जैसे ये स्टेप थे, स्टेप इंग्लिश मीडियम वाले बुक में अच्छे दे रखे हैं। बेटा मैं जो बुक ले रखी हूँ ना वो मैं ये नहीं, ये मैं साइकोलॉजी वाली बुक ले रखी हूँ अपनी, जो जिसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो जिसमें से मुझे जो चीज अच्छी लगती है वहां से पढ़ा देती हूँ। और ये तुम्हारे सारे टॉपिक मिलते हैं इसमें। तो ये बुक अभी आप खरीदोगे तो भी वैसे भी आपका कुछ कुछ टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर के हैं, इसमें कुछ टॉपिक सेकेंड ईयर के हैं। मैम सेकेंड ये ईयर में भी सीडीपी होगा? थोड़े थोड़े तो पॉइंट उसमें भी आएंगे बेटा, सीडीपी कंप्लीट नहीं होगा उसमें मैम आगे के। सेकेंड ईयर से छुटकारा मिल जाएगा? छुटकारा तो नहीं मिलेगा बेटा, छुटकारा तो उसमें भी नहीं मिलेगा आपको। ये हो गया ना, आधी साइकोलॉजी आप इस साल पढ़ लोगे, आधी साइकोलॉजी आप अगले साल पढ़ोगे, दोनों साल के मिला के एक 30 नंबर का अलग से सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैम ये 2 साल का बीएड कब से स्टार्ट हुआ है? जब पहले तो से 1 साल का था ना। मैंने की वो लास्ट ईयर था 1 साल का, जैसे ही मैंने बीएड की तो 2 साल की हो गई। कब मैम? 2015 लास्ट सेशन था 1 ईयर का। पहले एमएड भी 1 साल की थी, लेकिन मैंने 2 साल की करनी पड़ी एमएड, क्योंकि क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल सकते हैं ना मैम। हाँ 2015 में 1 साल की बीएड, एमएड भी, बीएड भी 1 साल की थी और एमएड भी 1 साल की थी। मेरी उस साल बीएड हुई थी क्योंकि पहले मैंने ना एमकॉम कर ली थी, एमकॉम पहले की थी उसके बाद बीएड की थी मैंने, बीएड के बाद एमएड की तो मेरे 2 साल लगे। अगर पहले बीकॉम के बाद बीएड एमएड कर लेती तो फिर मेरा 1 साल बच जाता। तो मैम आपको दोनों साल का एक बार में पढ़ाया था क्या? हमारे 10 सब्जेक्ट थे सीडीपी? बेटा, 10 जी अच्छा हमारे। अच्छा। वो अभी 5-5 में डिवाइड कर दिया आपका सिलेबस, हमारे पहले 10 के 10 सब्जेक्ट एक साथ थे। ओके मैम।
10 सब्जेक्ट एक साथ कर दिए थे, हमारा भी आपके भी 1000 में से आते मार्क्स, हमारे भी 1000 में से ही आए थे। बस आप लोगों का ये लगा लो कि समय बढ़ा दिया, नहीं तो 1 साल में भी उतना ही बढ़ना है, 2 साल में भी। मैम पढ़ना आसान है, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब बनाने या सोचने जाते हैं ना, तो बहुत एक दूसरे को काटते रहता है आंसर में, तो वो लगता है कि क्या ही पढ़ रहे हैं। ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो इसमें सब्जेक्ट नहीं में। मैं जी मैम, सही कंफ्यूज टाइप का। नहीं हाँ मैम, जी, हम लोग समझ जाते, बट डर लगता है कि एग्जाम में एक्सप्लेन करने में एक दूसरे से वो ना हो नहीं जाए। नहीं, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। आप एक बार मैं पढ़ा रही हूँ, आप समझो, उसके बाद आप क्या है एक बार खुद पढ़ो, 1-2 बार पढ़ोगे तो अपने आप इजी लगने लग जाएगी है। अब आ जाओ, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी। सबसे पहले तो है ये जो वयस्क छात्र है, जो एडोलसेंस है, उसकी लर्निंग में सहायक है। दूसरी, ये हमारे मोटिवेटर्स के तौर पर काम करती है। पाठ्यक्रम को, जो हमारा कैरिकुलम है, उसको इंटीग्रेट करने में सहायता करती है। जो हमारे रोड लर्निंग जो करते थे उसको कम करती है, ये रोड लर्निंग को हतोत्साहित करती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर जोर देती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में सहायक है हमारी, डिफरेंट सब्जेक्ट में ये उपयोगी है। क्रिएटिविटी कार्य को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। सेल्फ स्टडी पर बल देती है। रिसर्च क्षेत्र में भी ये उपयोगी है। टीचिंग्स के जितने भी सूत्र हैं उन पर आधारित है। उसके बाद है समय एवं शक्ति की बचत करती है, टाइम और जो पावर लगती है उसकी बचत करती है। आपकी साइंटिफिक मेथड को डेवलप करती है। आपके क्या है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी मोटिवेशंस है, उनको महत्व देती है। सबसे पहले देखो भाई, जो एडोलसेंस है उनकी लर्निंग में किस प्रकार सहायक है। छोटे बच्चों का मानसिक विकास अधिक नहीं हो पाता है, इस दृष्टि से उनके लिए ट्रायल और एरर मेथड सही है। लेकिन बड़े बच्चों का क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ चुका होता है, उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित हो चुकी होती है, तो उनके लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ये वाली लर्निंग सही होती है। हमने पीछे पढ़ा था ना ट्रायल एंड एरर मेथड, वो छोटे बच्चों के लिए यूज होता है कि बार बार जब तक आप गलती करो, उसको जब तक ठीक नहीं कर लेते आप दोबारा से निकालो भाई ये सब। तो इसमें क्या है, छोटे बच्चों की क्या है, मानसिक डेवलपमेंट इतनी नहीं होती। अब देखो, आप लोग समझकर काम करोगे। अब आपकी जो बचपन में जो हम क्वेश्चन रटते थे, रटने वाली आदत आपकी खत्म हो चुकी है ना भाई। तो यहाँ पर ये जो है आपकी साइड लर्निंग, ये किसके ऊपर यूज हो रही है भाई, एडोलसेंस यानी कि बड़े बच्चों के ऊपर। उसके बाद है प्रेरणादायक है, ये मोटिवेशन पर जोर देती है, इसलिए अध्यापक को अंडरस्टैंडिंग की विधि से सीखने के लिए उचित प्रेरणा देनी चाहिए। यानी कि अब मैं तुम्हें बार बार बोलती हूँ भाई, क्वेश्चंस को ना बुक किस लैंग्वेज में मत लिखना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर पहले बुक को पढ़ो, और जो जो आपको सही लगता है अपनी सूझबूझ से आप पेपर को करो, ठीक है। तो ये आपको क्या है, अंडरस्टैंडिंग से पेपर या अंडरस्टैंडिंग से चीजों को समझने की प्रेरणा देते हैं। तीसरा है, ये हमारा जो कैरिकुलम है उसको इंटीग्रेट करने में सहायक है। जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ध्यान में रखकर ही सिलेबस में डिफरेंट अंगों को क्या है, इंटीग्रेट किया जाता है। यानी कि जितने भी हमारा सिलेबस है वह अंडरस्टैंडिंग सिद्धांत को रखकर, अंडरस्टैंडिंग वाले प्रिंसिपल को रखकर ही बनाया गया है। आगे है जो हमारी रोड लर्निंग है उसका दमन करती है, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप रोड लर्निंग मत करो, आप चीजों को समझो। आगे है हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में सहायक होती है। विद्यार्थी में विभिन्न, जैसे उसकी तर्क शक्ति, उसकी विचार शक्ति, उसकी इमेजिनेशन पावर आदि डेवलप होती है। भाई मेरे सामने कोई सिचुएशन दे दी, मेरे को एक अकेले कमरे में बंद कर दिया, तो मेरा क्या क्या डेवलप होएगा, मेरी जो रीजनिंग पावर वो बढ़ेगी, मेरी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। दूसरा मेरा इमेजिनेशन की भाई मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँ, ये सारी चीजें बढ़ेगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स में उपयोगी भाई, ये सिद्धांत क्या है आपका, मैथ में भी यूज कर सकते हैं हम, कि कोई भी क्वेश्चन दिया भाई इसको निकालो, संगीत में, व्याकरण में आदि विषयों को सिखाने के लिए उपयोगी है। और बहुत सी समस्याएं, बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं जिन्हें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर सुलझाते हैं। आगे है आपके क्रिएटिव कार्यों को प्रोत्साहन, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देती है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। ये छात्रों में क्रिएटिविटी करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित करता है, ठीक है भाई। कोई भी क्या है, रचनात्मक कार्य क्या है, अब जैसे बंदर ने क्या किया, उनको एक नया आइडिया निकाला कि बॉक्स को एक के ऊपर एक रख के वो चढ़ा। पहले वाला बॉक्स रखा, उसके ऊपर चढ़ा, नहीं हाथ पहुंचा, फिर दूसरे वाला बॉक्स रखा, उसके ऊपर भी नहीं चढ़ा, फिर उसके बाद तीसरा बॉक्स रखा, फिर उसका हाथ पहुंच गया, ठीक है। तो हमें क्या कराइए, रचनात्मक कार्यों के लिए
प्रोत्साहित कर रहा है। अब रिसर्च क्षेत्र में भी यह क्या होता है, उपयोगी होता है, हमारे सेल्फ स्टडी पर बल देता है। ये हमारा क्या है, समस्या समाधान विधि, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पर बल देता है। बालकों को बोलता है कि भाई आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर क्या है, खुद से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक है। अब है ये हमारे जो टीचिंग जो भी मेथड है, जैसे इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ आधारित है, ठीक है, सामान्य से कठिन की तरफ ये जाता है, ठीक है। आगे है हमारी बौद्धिक क्षमता, प्रोत्साहन, सूझबूझ का सिद्धांत सीखने की क्रिया को, बौद्धिक शक्ति को उचित स्थान दिलाने में सहायक होता है। टाइम और पावर की बचत होती है। सोचे समझे उल्टे सीधे प्रयत्न करके सीखने में परिश्रम तथा समय का जो अनावश्यक अपव्यय हो रहा है उसे समाप्त करने में यह सिद्धांत सहायता करता है। बिना सोचे समझे जब हम काम करते हैं तो हमारा ज्यादा टाइम लगता है, तो और ये किसके ऊपर कह रहा है कि हमें सोच समझ के काम करना है, ठीक है। ये है हमारा लक्ष्य व अभिप्रेरणा को महत्व देता है, ठीक। वैज्ञानिक विधियों का विकास करता है। आधुनिक वैज्ञानिक विधियों जैसे खोज विधि, आपकी रिसर्च मेथड, एनालिसिस मेथड, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आदि को जन्म देने का श्रेय इसी सिद्धांत को जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका गोल एंड मोटिवेशन स्तंभ है, तो सीखने में गोल्स की स्पष्टता होनी चाहिए। अगर हमारे सामने हमारा गोल स्पष्ट है और हमें तो हमारे यहाँ पर मोटिवेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा गोल स्पष्ट है और साथ साथ में मोटिवेशन मिल जाए तो हम क्या उस काम को और जल्दी करके दिखाते हैं। तो ये थी आपकी इनसाइड लर्निंग थ्योरी। उसके बाद आती है आपकी दूसरे वाली थ्योरी, कौन सी थी भाई, टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। ये इनसाइड लर्निंग थ्योरी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब मैं अगली करवा रही हूँ आपकी टोलमैन वाली। देखो भाई, इसने भी चिंपैंजी के ऊपर भी कर रखा है और चूहों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रखा है। देखो भाई, सबसे पहले जो हमारी साइन लर्निंग थ्योरी है ये एडवर्ड टोलमैन ने दी। इसको हम कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी भी बोलते हैं, लेटेंट लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लर्निंग थ्योरी भी इसका नाम है, साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी भी इसका नाम है और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी इसका नाम है, ठीक है। तो इसमें से आप टोलमैन की साइन लर्निंग के नाम से याद रखना, ये इसके अदर नाम है। एक दो नाम याद रह जाए तो ठीक है, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बीएड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैम लेकिन लिख लेते हैं नाम, थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मैं लिखूंगी तो मैं लिख दूंगी, आगे लिखना चाहूंगी तो देखो भाई, हम इसको किस किस नाम से जान सकते हैं। कोग्निटिव मैपिंग कौन सी है हमारी, ये साइन लर्निंग, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम इसका कोग्निटिव मैपिंग। कोग्निटिव मैपिंग के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा है जी कीजिए, अच्छा दिनेश सर आ गए या कोई और है? ना दीदी को तो बोल रहे 2 जन है। 2 जने हो। अभी बोलो 5 मिनट में मैं खत्म करके आई। अच्छा मैं जाता हूँ। हाँ तो 5 मिनट, बस मैं 5 मिनट में आई। देखो भाई, इसको क्या है, कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी। आगे है आपकी लेटेंट लर्निंग थ्योरी, लेटेंट लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव लर्निंग थ्योरी।
ऑब्जेक्टिव लर्निंग थ्योरी, उसके बाद है आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये नाम आ जाता है इसका, कई बार पेपर में आया है आपका सीटेट में कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है, और ये किसका नाम, साइन लर्निंग थ्योरी का। तो मैम टॉलमेंस का ही नाम लिखेंगे ना फिर? हाँ जी, वो ये तो कहता है बेटा कि आपको अलग अलग नाम देंगे, सेम ये नाम तो हमें याद है साइन लर्निंग थ्योरी, इसको तो पेपर में देगा ही नहीं, इनमें से किसी एक का नाम दे देगा कि ये थ्योरी किसने प्रपोनेड की है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी, ये नाम नहीं आएगा तो ये किसी से मैच करता है। साइन सिग्निफिकेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका कई बार पूछ चुका है। साइन सिग्निफिकेंसी ठीक है बेटे, ये थ्योरी है और इस थ्योरी को मैं कंप्लीट कराऊंगी कल, ठीक है, क्योंकि कोई आया हुआ है नीचे तो मुझे देखना पड़ेगा कौन आया है, मार्कशीट और डॉक्यूमेंट लेके। तो आप आज का जो टॉपिक था आपका इनसाइट थ्योरी वाला कंप्लीट करना है, पीछे की जितनी भी थ्योरी है वो भी कंप्लीट करनी है, ठीक है बेटे। अब इसका क्या है, हमारा साइन लर्निंग थ्योरी किसने दी है, टोलमैन ने दी थी। कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी किसको बोलते हैं, लेटेंट लर्निंग थ्योरी किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लर्निंग थ्योरी किसको बोलते हैं, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी बोलते हैं, और साइन वाली थ्योरी भी इसको बोलते हैं। इसने भी क्या है, जैसे उन्होंने काम किया उनके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, इन्होंने भी क्या है एनिमल्स के ऊपर ही काम किया है टोलमैन ने। मैम टॉलमैन कहाँ के थे? इसमें लिख रखा होगा बेटा, 1 मिनट बता देख के बताऊंगी। भाई पूरा पढ़ के पता लगेगा मुझे ये कहाँ के थे कहाँ के नहीं थे। ओके मैम बाद में बता दीजिए। अच्छा मैम ये बताइएगा कि प्रयोग किया है इसने भी एक बार तो चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर जो साइन लर्निंग थ्योरी है ना, इसमें पहले तो इसने चिंपैंजी के ऊपर दिया, लेकिन इसने जो प्रपाउंडेड किया ना वो किया चूहे के ऊपर। मेन जो बेसिक जो रिजल्ट निकाला इसने चूहे के ऊपर प्रयोग करके निकाला, क्योंकि पहले तो इसने जो चिंपैंजी के ऊपर रखा ना तो इसको लगा होगा कि मैंने कोई दूसरा मेरे ऊपर बोलना देखी, मैंने तो कॉपी कर दिया उसका पहले वाली थ्योरी का, तो इसने चिंपैंजी के ऊपर भी करके दिया, लेकिन मेन जो इसने बताया चूहे के ऊपर इसने अपनी थ्योरी के अंदर डाला, ठीक है। तो इसने चूहे के ऊपर प्रयोग किया। टोलमैन ने क्या है आपका, टोलमैन एम्फेसाइज गोल सेंटर्ड बिहेवियर रखा उसने। सीखते समय व्यक्ति when learning the person is not response centered but goal centered, यानी कि ये बोला है कि जब भी बंदा सीखता है ना तो उसको हमेशा अपने गोल्स को ध्यान में रख के सीखना चाहिए, वो जल्दी सीख पाएगा। सीखते समय व्यक्ति अनुक्रिया पर केंद्रित नहीं बल्कि लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए हमें। टोलमैन ने स्टिमुलस को नहीं माना बल्कि इसे संकेत कहा है। टोलमैन थार्डाइक के प्रभाव के नियम का खंडन करना चाहते थे और अपने स्वयं के 3 नियमों के सेट से बदलना चाहते थे, यानी कि जो टोलमैन है उन्होंने थार्डाइक के नियमों को क्रिटिसाइज किया था और उसको क्रिटिसाइज करने के लिए ये थ्योरी प्रपाउंडेड की थी उसने, और उन्होंने अपने 3 नियम दिए, लॉ ऑफ मोटिवेशन, लॉ ऑफ एम्फेसाइज एंड लॉ ऑफ डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। लॉ ऑफ मोटिवेशन अभिप्रेरणा का नियम दिया, लॉ ऑफ एम्फेसाइज महत्व का नियम दिया, एंड लॉ ऑफ डिस्क्रिप्शन व्यवधान का नियम उसने दिया। अब उसने चूहे पर क्या प्रयोग किया भाई, चूहे का प्रयोग किया, इसमें एक विशेष प्रकार के भूल भुलैया का निर्माण किया जिसमें विभिन्न लंबाइयों के 3 रास्ते भोजन की तरफ जाते थे।
ठीक है, एक भूल भुलैया का प्रयोग किया और चूहे को उसके अंदर, देखो मैं एक बार दिखा देती हूँ, और ये मैं अच्छे से ना कल करवाऊंगी क्योंकि मेरे को एक बार ना नीचे जाना पड़ेगा और फिर मुझे पता नहीं टाइम लग जाएगा। 1 मिनट, देखो कैसे उसने प्रयोग किया। देखो ऐसे उसने एक चूहे को, मान लीजिए एक बॉक्स में रख दिया, डोर एंड कर्टन्स, मान लीजिए यहां से आपका रास्ता शुरू हो जाता है, ऐसा भूल भुलैया बनाया और चूहे को जो ये कमरा बनाया था या जो भी बॉक्स में जिसको रखा था उसको भोजन तक पहुंचने के लिए 2 या 3 रास्ते जाते थे, जो क्या है एक भूल भुलैया की तरह से थे। बाहर निकलने का मेन एक रास्ता बनाया उन्होंने, मान लीजिए यहां से आओ या कैसे भी किया उसने, और चूहे को क्या है खाने तक पहुंचना था। एक बार ना बेटा इसको ना पढ़ लेना आप, ठीक है। ओके मैम। और इसके साथ अगर कोई इजी टॉपिक हो जाए तो वो कर लेना, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, मैं टोलमैन की ये जो साइन लर्निंग थ्योरी इसको दोबारा से कल बताऊंगी एक बार, ठीक है। बाकी आप भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ओके मैम। ओके जी, ओके ओके, बाय बेटा। बाय मैम। ऑफ होगा मैम। बाय मैम। बाय मैम। ओके ओके बेटा, सॉरी क्लास टाइम से पहले छोड़ने के लिए, बुक्स भी एक बार बंद करके चली जाऊँ। ठीक है, बाय मैम। बाय बेटे, बाय। कोई बताएगा क्या टॉपिक पढ़ाया था बोल के? हेलो हेलो, क्या मैडम क्या टॉपिक पढ़ाया आज? हम अभी ज्वाइन किया ना इसलिए पता नहीं। बेटा मैंने आज उसकी इनसाइट लर्निंग थ्योरी करवाई है, ठीक है जी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो आपकी कोहलर की है और वैक्स वर्दीमर ने दी है। ओ बाय, मुझे कुछ काम आ गया है, कोई आ गया था इसलिए मैंने आज क्लास जल्दी छोड़ दी है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके बेटा, बाद में क्लास चलेगी ना तब देख लेना आप इसको। जी जी।